दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के एग्ज़ाम पेपर्स के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का है और 4th सेमेस्टर का पेपर है। जनवरी 2018 का ये पेपर है। अगर आप आईटीआई का एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं तो इस पेपर को ज़रूर देखें, क्योंकि आईटीआई में बहुत से क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में से रिपीट हो जाते हैं। यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी इस पूरे पेपर को आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस पेपर में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित 50 क्वेश्चन है। लगभग 5 से 6 टॉपिक आपके इसमें कवर होंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी है। दोस्तों क्वेश्चन केवल इंग्लिश में है, लेकिन लैंग्वेज बड़ी सिंपल है। हम हिंदी में पढ़ेंगे, आप इजीली उसको समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने चैनल के 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट करें, आप भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी चैनल शेयर करके सब्सक्राइब करवाइएगा। चलिए क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट इंग्लिश में है, लेकिन ईजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज बड़ी सिंपल है। चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि इंडक्शन मोटर का जो फ्रेम है वो सामान्यतः किससे बनता है। तो बॉडी के बारे में पूछ रहा है, फ्रेम बॉडी को ही कहते हैं। योक, फ्रेम और बॉडी, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको मिले, और हम सब जानते हैं कि वो कास्ट आयरन की है। हालांकि छोटी या बड़ी मशीनें हो तो इस तरह से कास्ट आयरन और कास्ट स्टील भी होता है, लेकिन इसमें दूसरा ऑप्शन ही नहीं है अपना, तो कास्ट आयरन होगा। और अगर बात करें कि इंडक्शन मोटर में स्टेटर कोर की बात करता, तो फिर वो जो है अपने सिलिकॉन स्टील की होती है और लेमिनेटेड होती। सेकंड अपना क्वेश्चन है, स्लिप रिंग सामान्यतः किसकी बनती है। स्लिप रिंग फास्पर ब्रोंज की बनती है। ऑप्शन दे रखा है अपन को। ये ऑप्शन ना हो और कहीं पर अगर ब्रास यानी पित्तल का ऑप्शन मिले फिर वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन याद रखें फास्पर ब्रोंज पहला ऑप्शन है, प्रायोरिटी इसी को जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर अपने इसमें सी करेंगे, फास्पर ब्रोंज की बनी होती है स्लिप रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट में एक ऐसा कंडक्ट सिस्टम जो इनटेक सिस्टम से वाटर यानी पानी को लेता है और टरबाइन पर कार्य करने के लिए उसको भेज देता है, तो उसको दोस्तों पेन स्टोक कहते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो है ये अपने मान लीजिए कि रिजर्वायर बोल सकते हैं या पानी का सिस्टम बोल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर डैम होता है जो हमने रिजर्व करने के लिए लगाया। डैम में स्पिल वे होता है, जो भी डस्ट होती है उसको बाहर निकालने के लिए है। उसके बाद में यहाँ से प्रेशर टनल भी आती है, एक सर्ज टैंक आता है। सर्ज टैंक के बाद में यहाँ पर पेन स्टोक जुड़ा रहता है और उसके बाद में यहाँ टरबाइन है, टरबाइन के पास गवर्नर भी होता है। तो ये काम जो करता है उसका नाम पेन स्टोक है। इस क्वेश्चन का आंसर भी सी रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, शाफ्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर की शाफ्ट जो है वो किसकी बनती है। वैसे तो माइल्ड स्टील की बनती है, पर माइल्ड स्टील ऑप्शन नहीं है, तो माइल्ड स्टील जो है वो कार्बन स्टील का एक प्रकार होता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी सी रहेगा कि इंडक्शन मोटर की शाफ्ट कार्बन स्टील की बनी होती है। ध्यान रखना ये हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील ये नहीं आएगा, ये कटिंग टूल बनाने के काम आते हैं। ये जितने भी है इनके कटिंग टूल होते हैं वो हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील इनके बनते हैं, और कार्बन स्टील की। कास्ट आयरन की नहीं होगी। ध्यान रखना कास्ट आयरन ब्रिटल होता है यानी भंगुर होता है, हल्की चोट से टूट जाता है वो, तो वो नहीं बनाते। क्योंकि शाफ्ट में हम जब भी बेरिंग वगैरह इंसर्ट करते हैं, वैसे तो प्रॉपर तरीका होता है कि बेरिंग पुलर से ही डाले जाएं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली हैमर से चोट लगाकर ही इंसर्ट करते हैं बेरिंग, तो नहीं होती कास्ट आयरन की। सी ऑप्शन करेंगे, कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इंडक्शन मोटर में नो लोड पर स्लिप का मान सामान्यतः कितना होता है। दोस्तों नो लोड है, भार नहीं है, तो बिना भार पर गति अधिक होती है, यानी नो लोड पर स्पीड जो होती है वो थोड़ी सी अधिक होती है। लेकिन कोई भी इंडक्शन मोटर कभी सिंक्रोनस गति पर तो चल नहीं सकती, इसलिए बहुत कम स्लिप होती है, लेस देन 1%, यानी 1% से भी कम होगी नो लोड पर। और अगर बात करें कि रेटेड लोड पर सामान्यतः कितनी है, तो वो होती है 2 से 5%। किसी भी प्रकार के इंडक्शन मोटर हो सामान्यतः 2 से 5% स्लिप उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसी मोटर। एसी मोटर का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है। देखो सबसे सामान्य या इजी की मैं बात करूं तो वो है 3 फेज इंडक्शन मोटर। बड़ी सिंपल संरचना है, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है।
रोटर केज टाइप है, उसको अलग से कुछ भी सप्लाई वप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। उसको शाफ्ट पर 2 बेयरिंग के थ्रू एंड प्लेट पर सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं है। स्टेटर में 3 फेज की सप्लाई है। सप्लाई पर स्टार या डेल्टा में कनेक्ट करके जब 3 फेज की सप्लाई देंगे वाइंडिंग को, तो वो वाइंडिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। सबसे कॉमन संरचना इसी मोटर की है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में अपन से स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, नियत गति पर भी नहीं चलती है। सी आएगा, इज लेस रिलायबल देन 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, यानी सिंक्रोनस मोटर जो 3 फेज है उसकी अपेक्षा कम स्थायित्व इनका होता है, स्टेबिलिटी जो है वो कम रहती है। सी ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ ए स्लोट कंसिस्ट ऑफ 1 कॉइल साइड देन वाइंडिंग इज, देखिए एक कॉइल साइड है एक स्लोट में, ए स्लोट यानी 1 स्लोट है, एक स्लोट है उसमें एक कॉइल साइड है, तो इस प्रकार की वाइंडिंग को सिंगल लेयर वाइंडिंग कहते हैं। और एक ही स्लोट में अगर 2 साइड आती है, हालांकि वो दोनों साइड अलग अलग कॉइल्स की होती है, ये ध्यान रखना। एक ही कॉइल की दोनों एक्टिव साइड कभी एक स्लोट में नहीं होगी, लेकिन एक स्लोट में 2 एक्टिव साइड हो सकती है, वो अलग अलग कॉइल्स की होगी। और ये भी श्योर है कि एक कॉइल की स्टार्टिंग होगी, एक कॉइल की एंड वाली एक्टिव कॉइल होगी, तो उस वाइंडिंग का नाम डबल लेयर वाइंडिंग होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सामान्यतः किस प्रकार की मोटर है। भाई एक फेज की तो कोई मोटर होती नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, थ्योरेटिकल हम पढ़ते हैं सिंगल फेज मोटरों में, लेकिन प्रैक्टिकली वो 2 फेज की इंडक्शन मोटर ही है। हम बोलते हैं कि सिंगल फेज मोटरों में वाइंडिंग में फेज अंतर कितना होता है, 90 डिग्री का। अब देखो सीधी सी बात है, डिफरेंस तब होता है ना जब कम से कम कोई 2 चीज़ें हो। भाई हम अंतर कब करेंगे, जब 2, एक में कैसा अंतर होगा। तो 2 फेज होते हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस डालते हैं, और 3 फेज में कितना 120 डिग्री का जो डिफरेंस आता है, फेज डिस्प्लेसमेंट आता है वो। तो ये प्रैक्टिकली 2 फेज, क्योंकि कैपेसिटर ने क्या किया था, एक फेज के 2 फेज बना दिए थे, यानी फेज इसमें स्प्लिट होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, देखो सिंगल फेज कोई भी मोटर आ जाए, उनका स्टार्टिंग टॉर्क अगर वैसे पूछ लिया जाए तो वो तो होता है 0, क्योंकि मोटर सेल्फ स्टार्ट तो है ही नहीं। अब कंपेरेटिवली पूछा है तो इसका टॉर्क जो है वो लो होता है, बी ऑप्शन करेंगे, निम्न टॉर्क होता है इस मोटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑफ सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर जो केवल स्टार्टिंग में लगे, रनिंग में हट जाता हो, तो ऐसा कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। जो रनिंग में लगा रहता है वो पेपर कैपेसिटर होता है। जैसे परमानेंट कैपेसिटर मोटर है सीलिंग फैन वगैरह में, तो लगभग 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर होता है। इलेक्ट्रोलाइट वाला कैपेसिटर हाई वैल्यू का भी होता है। और डबल कैपेसिटर मोटर में ये दोनों होते हैं। बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ हट जाता है, जबकि पेपर कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है द मोटर यूज्ड इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर। घरेलू रेफ्रिजरेटरों में कौन सी मोटर होती है, तो डबल कैपेसिटर मोटर होती है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो डी ऑप्शन कर देंगे, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ही तो प्रकार है, 2 कैपेसिटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विल यूजुअली हैव ए पावर फैक्टर। देखो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, ध्यान से समझिएगा, इस मोटर में कैपेसिटर जो है वो 75% स्पीड के बाद में हट जाता है, ध्यान रखिएगा। मोटर केवल रनिंग वाइंडिंग पर ही चलती रहती है, और हम सब जानते हैं कि इन कैपेसिटर मोटरों में रनिंग वाइंडिंग मोटे तार और कम टर्न की होती है, इसलिए प्रतिरोध कम होता है और इंडक्टेंस अधिक होता है। इंडक्टेंस अधिक होने के कारण पावर फैक्टर लेगिंग होता है, और सामान्यतः 0.6 लेगिंग पावर फैक्टर के आसपास ये वर्क करती है। सी ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट कमिंग ऑफ रिपल्सन मोटर। रिपल्सन मोटर की कमी क्या है, प्रतिकर्षण मोटर की कमी पूछी है अपन से। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि स्थिर गति कभी नहीं होती इसकी, वेरिएशन आता है भार के साथ। दूसरा, टेंडेंसी टू स्पार्क एट ब्रूसेज, ब्रूसों पर स्पार्किंग, क्योंकि इस मोटर में ब्रूस लगते हैं, हम ब्रूसों की पोजीशन परिवर्तित करके ही तो मोटर की गति परिवर्तित करते हैं, तो ब्रूसों पर स्पार्किंग की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। पावर फैक्टर भी तुलनात्मक रूप से कम हो गया,
तो डी ऑप्शन करेंगे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीलिंग फैन जिसका स्वीप 1400 mm का हो, 1400 mm का हो, मोटर की रेटिंग लगभग कितनी होती है? देखो स्वीप कहते हैं उसके ब्लेड के घूमने से बनने वाले वर्त का पूरा व्यास, डायामीटर जो होता है, यानी ये 14 mm का बनाता है। तो इसकी रेटिंग लगभग 120 से लेकर 180 वाट तक होती है। इससे कम भी आते हैं, 1200 mm के भी आते हैं, 900 mm के भी आते हैं। मोस्टली 900 mm के हैं तो वो लगभग 50 से 70 वाट के होते हैं। घरेलू छत पंखे को अपने आईई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार 60 वाट का माना जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि कौन से अनुप्रयोग में सबसे छोटे साइज की मोटर होगी? तो सबसे छोटे साइज की मोटर तो विद्युत घड़ी में ही पाई जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, ये कंपटीशन एग्जाम में डीएमआरसी में भी आ चुका है। तो घरेलू जो विद्युत घड़ी जो है उसमें सबसे कम साइज की मोटर पाई जाएगी। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे अपने। और अगला अपना ऑप्शन है कि बायोमास सोर्स जो है वो निम्न में से कौन सा नहीं है? देखो बायोगैस अपन शायद समझ गए होंगे, मीथेन गैस निकलती है, इसको गोबर गैस भी बोलते हैं अपन। तो इसमें गोबर गैस, लकड़ी और कोयला तो आता है, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं आएगी, ये अलग है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। देखो ऊर्जा के परमाणविक सोर्स जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक होता है नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय विखंडन। जो परमाणुओं में अपन थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम ये काम में लेते हैं, ये तो कहलाता है नाभिकीय विखंडन। और सूर्य वाला जो है ये होता है नाभिकीय संलयन, इंग्लिश में इनको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूशन। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है वो न्यूक्लियर फ्यूशन के नाम से जानी जाती है। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कि कौन सी मोटर जो है वो वैक्यूम क्लीनर में काम में लेंगे? वैक्यूम क्लीनर में यूनिवर्सल मोटर आएगी, ए ऑप्शन कर देंगे। वैसे देखो हिस्टैरिसीस और रिलक्टेंस तो सिंक्रोनस मोटरों के प्रकार है, सामान्य कार्यों में इनका उपयोग करते नहीं है। रिपल्सन मोटर में शॉर्ट कमिंग बहुत है, इसलिए यूनिवर्सल मोटर ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला अपना क्वेश्चन है कि सेलिएंट पोल प्रकार के अल्टरनेटर का लाभ क्या है? सेलिएंट पोल वाले में क्या होता है, व्यास अधिक और लंबाई कम। तो एक तो मैकेनिकल शोर जो है वो कम होता है, बेरिंग पर जो एक तरह से मान लीजिए कि लोड वगैरह है कम। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है इसमें कि इसमें जो अडोप्टेबिलिटी है वो निम्न और मध्यम गति के लिए हम इसको अडोप्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये आया कि हम इसमें पोल की संख्या को अधिक रख सकते हैं, और ज़्यादा पोल के लिए जब हम बनाएंगे तो इसको निम्न और मध्यम गति परिचालन के लिए अडोप्ट किया जाता है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन किस विधि से होता है? तो वो तापीय विद्युत उत्पादन ही है। थर्मल पावर प्लांट्स जो है वो मैक्सिमम पाए जाते हैं। यहाँ पर विद्युत का जनरेशन वोल्टेज के रूप में अपन देखें तो 11,000 वोल्ट पे होता है, और पावर कैपेसिटी अलग अलग है। मोस्टली एक जो अल्टरनेटर होता है ये लगभग 100 मेगावाट से लेकर 250 मेगावाट के आसपास रेटिंग का होता है, ये अलग अलग यूनिट्स पर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे अधिक उत्पादन थर्मल पावर प्लांट का है, और जनरेटिंग वोल्टेज 11,000 वोल्ट इनकी रहती है। अगला अपना क्वेश्चन है कि एक 3 फेज का अल्टरनेटर जिसमें फेज क्रम RYB है और आउटपुट वोल्टेज दे रहा है, इस समय ये क्लॉकवाइज घूर्णन कर रहा है। मान लीजिए कि अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा देते हैं तो फेज सीक्वेंस क्या होगा? देखो सीधी सी बात यह है कि दो बातें होती हैं, घूमने की दिशा बदलने से फेज सीक्वेंस बदल जाना जनरेटर के द्वारा, दूसरा इंडक्शन मोटरों में घूमने की दिशा बदलने के लिए फेज सीक्वेंस का बदल देना। इन दोनों में फ़र्क होता है। देखो अल्टरनेटर में तो बड़ा सिंपल है कि या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऐसा जब भी होता है तो दोस्तों मोस्टली क्या मानते हैं कि जो बीच वाला फेज है वो अपनी जगह पर ही रहता है, बाहर वाले दो फेज इंटरचेंज होते हैं। यानी RYB जो था वो BYR बनेगा, Y अपनी जगह पर ही रहेगा, किसी और से आ जाओ वो सेकंड नंबर पर ही आएगा। हालांकि तो अभी तो अपन इसका ऑप्शन सी करेंगे। देखो RYB ये तो सेम है, ये तो आना ही नहीं था, लेकिन ये ऑप्शन भी वैसे सही है थ्योरेटिकल। कोई भी दो फेज बदलने से फेज सीक्वेंस बदल जाता है। तो इसमें देखो R अपनी जगह पर है, B और Y इंटरचेंज हो गए,
तो क्या हुआ, फेज सीक्वेंस तो बदल गया एक तरह से, लेकिन थ्योरेटिकल ही है ये, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। तो फिर दो चीज़ें आ गई, डी ऑप्शन तो लिखा है कि इनमें से कोई नहीं, तो वो कर नहीं सकते, इसलिए सी ऑप्शन की ओर ही जाएंगे। दोबारा सुनिएगा, यानी जब हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदलते हैं जनरेटर की, तो फिर बीच वाला फेज अपनी जगह पर ही रहेगा, बाहर वाले दोनों फेज अपना अपना स्थान इंटरचेंज करते हैं। लेकिन मोटर में हमें घूमने की दिशा बदलनी है, इसके लिए हमें फेज सीक्वेंस को बदलना है, तो फिर हम कोई भी दो फेजों को परस्पर बदल सकते हैं, वहाँ हमें छूट होती है। कोई भी दो फेज आप आपस में चेंज कर दीजिए, आर वाई को कर दीजिए, वाई बी को कर दीजिए, बी आर को कर दीजिए, मोटर के घूमने की दिशा बदल जाएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप किन के कारण होता है? मोस्टली 3 कारण होते हैं भाई। अभी कल ही थ्योरी का टॉपिक हुआ है, आपने अगर थ्योरी की क्लास अटेंड की है तो आप इजीली बता सकते हैं। आर्मेचर रिएक्शन, लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रेजिस्टेंस, तीनों घटक होते हैं। आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिक्रिया और आर्मेचर का लीकेज रिएक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर का पावर फैक्टर किस बात पर निर्भर करता है? लोड पर डिपेंडेड होता है। भार के आधार पर इकाई, लैगिंग, लीडिंग, तीनों पावर फैक्टर पर ये ऑपरेट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है बताइए? 8 पोल है, 250 आरपीएम है। सिंपल ही है, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, Pn/120 करेंगे, तो 8 × 250/120। तो इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये लगभग आएगा 16/2/3। ठीक है, डी ऑप्शन कर देंगे, 16.66 आएगा उत्तर, तो डी ऑप्शन अपने पास है, डी उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वाइंडिंग का ऐसा प्रकार जिसमें स्लॉट की संख्या पोल की संख्या से अधिक है, तो इस तरह की वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं? दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक होती है कंसेंट्रेट, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटेड। ये अल्टरनेटर की बात कर रहा है, थ्योरेटिकल ध्यान से देखिएगा, अच्छी चीज़ है। कंसेंट्रिक वाइंडिंग उसको कहते हैं जिसमें स्लॉट्स की संख्या पोल की संख्या के बराबर हो जाए, और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में स्लॉट्स की संख्या पोल की संख्या से अधिक होती है। तो अभी अपने इसका आंसर बी रहेगा। अगर दोनों इक्वल होते, यानी नंबर ऑफ स्लॉट इक्वल टू नंबर ऑफ पोल होता, तो फिर हम कंसेंट्रेटेड वाइंडिंग की ओर जाते, ए ऑप्शन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर किस तरह के पावर फैक्टर पर चल सकती है? सिंक्रोनस मोटर लैगिंग, लीडिंग और इकाई तीनों पावर फैक्टर पर ऑपरेट हो सकती है, क्योंकि इसका पावर फैक्टर रोटर की एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है। इसका पावर फैक्टर भार पर कभी निर्भर नहीं करता है, और ना ही वाइंडिंग के कारण कभी मतलब हमेशा इंडक्टिव नहीं होगा। तो रोटर की एक्साइटेशन चेंज करके हम इसको तीनों में से किसी पावर फैक्टर पर ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग क्यों यूज करते हैं? दो फंक्शन प्रदान करती है, हंटिंग से सुरक्षा प्रदान करती है और मोटर को सेल्फ स्टार्ट भी बनाती है। ये अच्छे क्वेश्चन है, हम लोग पहले इनको कर चुके हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में जो बैक ईएमएफ बनता है वो किस बात पर निर्भर करेगा? वो रोटर की एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है। रोटर की उत्तेजना को हम कम ज़्यादा करेंगे, पावर फैक्टर बदलेगा, बैक ईएमएफ बदलेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग क्यों यूज करते हैं? क्वेश्चन तो वापस आ गया भाई, रिपीट ही हो गया एक तरह से, लेकिन ऑप्शन अलग है। ओके, तो स्टेबलाइज रोटर मोशन, यानी रोटर की गति को स्थायित्व देता है, ये भी सही है। और सुप्रेस रोटर ऑसिलेशन, रोटर के दोलनों को भी ख़त्म करता है, ये भी सही है। और डेवलप नेसेसरी स्टार्टिंग टॉर्क, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी आना चाहिए था इसमें। तो ऑप्शन क्या दिया, ए एंड सी। रोटर का देखो गति को स्थायित्व देगा तो ही तो दोलन समाप्त हुए ना, तो डी में ऑल ऑफ दी अबाउ आना चाहिए था, सारे ऑप्शन सही है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रो जो इलेक्ट्रिकल यानी जल विद्युत उत्पादन है उसके लाभ क्या है? उसका लाभ यह है कि परिचालन लागत बहुत कम होती है, थर्मल की इसकी तुलना में बहुत अधिक होती है। दूसरा, फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, प्रदूषण नहीं होता, और कोई फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये वहीं पर बनाया जाता है जहाँ नदी या नहर हो, पानी की व्यवस्था हो। तो ऑल ऑफ दी अबव आगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो ट्रांसफार्मर जिसमें केवल एक वाइंडिंग होती है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों की तरह उसको यूज कर सकते हैं, दोनों की तरह वो आराम से काम करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे जुड़ती है? वो चुंबकीय और वैद्युतिक, यानी इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिक
दोनों रूप से जुड़ी होती है, जबकि दो वाइंडिंग वाला मेन ट्रांसफार्मर जो होता है, जो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, वो केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप से जुड़ा रहता है, वो कभी इलेक्ट्रिकली नहीं कनेक्ट होगा। ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करता है और ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकली दोनों रूप से जुड़ा रहता है। सी ऑप्शन करेंगे इसकी ओर हम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि नॉमिनल रेशियो ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय। सीटी का रेशियो कैसे देते हैं? तो सीटी का रेशियो देते हैं प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट का अनुपात, यानी प्राइमरी धारा और सेकेंडरी धारा में जो अनुपात रहता है वो। तो ऑप्शन अपना रहेगा ए, रेटेड प्राइमरी वाइंडिंग करंट अपॉन रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग करंट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर रेशियो जो है ट्रांसफार्मर का, वो किस किस बात पर निर्भर करेगा? रेशियो इस बात पर निर्भर करेगा कि एक्साइटिंग करंट कितनी है। मतलब प्राइमरी वाइंड उत्तेजन का मतलब है भाई एक वाइंडिंग फ्लक्स बना रही है, तो फ्लक्स बनाने वाली वाइंडिंग को हमने धारा कितनी थी। सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट कितना चल रहा है, लोड का पावर फैक्टर कैसा है। तो डी आएगा, ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी, तो सारे सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियंट एफिशिएंसी ऑफ ल्यूमिनस सोर्स, यानी किसी प्रदीप्ति सोर्स जो है उसकी प्रदीप्ति दक्षता किस बात पर निर्भर करेगी? वो इस बात पर निर्भर करेगी कि उस स्रोत की आकृति कैसी है, जैसे डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, उस सोर्स का तापमान कैसा है, और उन लाइट की वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य कितनी है उन किरणों की। डी आएगा, उपरोक्त सभी। और प्रकाश किरणों की वेलोसिटी है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब मीटर में ऑप्शन नहीं है तो सेंटीमीटर करेंगे, सेंटीमीटर में 2 और बढ़ जाती है, तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कार्बन आर्क लैंप का उपयोग कहाँ करते हैं? तो सिनेमा प्रोजेक्टर में होता है। इजी क्वेश्चन है, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। डीसी पर ऑपरेट करते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर भी होता है। ठोस कोण की इकाई है तो स्ट्रेडियन होती है, और रेडियन जो है ये प्लेन एंगल की होती है। ठोस कोण स्ट्रेडियन में होता है, और एक स्ट्रेडियन अपना 4 पाई के बराबर होता है, यानी 12.56 के आसपास। और कैंडला किसकी इकाई है? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है, प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई है। ल्यूमिनस फ्लक्स की ल्यूमन होती है। और वेवलेंथ किसकी है? वेवलेंथ तो खुद खैर एक लाइट की है, इसमें मीटर या तरंग दे जो इसका एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई है तो आ गया ना क्वेश्चन, ल्यूमन होगी। कैंडला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है, स्ट्रेडियन ठोस कोण की है, और लक्स केवल प्रदीप्ति की है। यानी इल्यूमिनेशन की इकाई अपन से पूछ लेते तो लक्स होती, और ये लक्स जो है ये 1 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर के बराबर भी होता है। फ्लोरसेंट ट्यूबलाइट की दक्षता है तो वैसे तो 70 ल्यूमन प्रति वाट होती है, डायरेक्ट ऑप्शन कहीं मिले तो, लेकिन डी ऑप्शन है 60 से 65 ल्यूमन प्रति वाट का, तो ये ऑप्शन भी करेंगे, मोस्टली यही मिलेगा हर जगह। 1 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर तो 1 लक्स के बराबर होता है, ये अपन ऊपर बात कर चुके हैं पहले ही, प्रदीप्ति की इकाई होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरसेंट लैंप में फ्लिकर करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? वो जस्ट डबल होती है, 2 इंटू सप्लाई वोल्टेज होता है वो। फ्लोरसेंट लैंप में फ्लिकर करने का मतलब वो जो मेक और ब्रेक होती है द्विधात्विक पत्ती, वो फ्रीक्वेंसी की जस्ट ट्वीस होती है, यानी डबल होती है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो कितना होगा? 100 पर सेकेंड, 100 फ्लिकर पर सेकेंड वो करेगी। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होगा? तो एलईडी होती है, लाइट इमिटिंग डायोड ही है, फोटो डायोड तो रिवर्स में ही ऑपरेट करेंगे। फोटो डायोड को यूज कैसे करेंगे, किस प्रकार की लाइट को डिटेक्ट करता है वो? तो वो विजिबल लाइट को भी करेगा और इनविजिबल यानी दृश्य या पराबैंगनी प्रकाश जो भी हो, डायोड है वो तो दोनों को डिटेक्ट कर देगा। एलईडी का रंग इस बात पर निर्भर करेगा कि निर्माण में धातु कौन सी ली है, सेमीकंडक्टर मटेरियल पर निर्भर करता है। एलईडी किसकी बनती है? गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अर्थ वायर है वो इससे अधिक पतला नहीं होना चाहिए। देखो साइज ही पूछा है अर्थ तार का, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी। इनडायरेक्ट हमसे यही पूछ रहे हैं कि अर्थ का साइज सामान्यतः होना कितना चाहिए, तो 8 SWG का होना चाहिए, इससे पतला नहीं होना चाहिए। इससे पतला होने का मतलब क्या है? ये 10, 16, 20 जितने भी है तो ये सारे, क्योंकि गेज में क्या होता है कि जितने छोटे नंबर है साइज उतना ही मोटा मानते हैं। 8 SWG आएगा, डी ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ऑटोमोबाइल्स है उनमें हॉर्न है वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है? तो एक वाइब्रेटिंग डायफ्राम होता है उससे करता है ये। कंपनसेल डायफ्राम होता है, जैसे स्पीकर के आगे लगता है, आपने देखा होगा,
तो वहाँ से प्रोड्यूस होता है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, कुल मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन नए आपको ज़रूर मिले होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कांस्टेंट पावर वाले लोड होते हैं, नियत शक्ति वाले लोड होते हैं, उनमें क्या होता है? तो वो भार जो है, इनका टॉर्क है ना, वो गति के व्युत्क्रमानुपाती है। क्योंकि पावर अगर अपनी जगह पर कांस्टेंट है, यानी करंट और वोल्टेज में कोई वेरिएशन आ ही नहीं रहा है, तो ऐसे लोड में भार बढ़ने से गति घटेगी, टॉर्क घटेगा। टॉर्क जो है वो गति के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे हम इसमें। तो बस दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन, काफ़ी इजी है, लेकिन 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने नए भी पढ़े होंगे। जिस तरह से ये ट्यूबलाइट में फ्लिकर्स वाला है। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों को आगे शेयर ज़रूर करें।